दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजराज द्वितीय या पुलकेशिन द्वितीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है राजराज द्वितीय, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1012 ईस्वी है। राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल 1052 से 1064 ईस्वी है और राजराज द्वितीय का शासनकाल 1150 से 1173 ईस्वी है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि चोल वंश का अंतिम शासक राजराज द्वितीय था, जबकि वास्तविक रूप से चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी इस वातापी को चालुक्य वंशी शासक था। तो याद रखिएगा, चोल वंश का अंतिम शासक राजराज द्वितीय था। तो वास्तविक रूप से देखा जाए, ये तो विकल्पों के आधार पर, लेकिन वास्तविक रूप में चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। अगला प्रश्न है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दामोदर, गोपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल। तो सही उत्तर है गोपाल। दोस्तों आप जान लीजिए, बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी। बंगाल की अराजकता को देखकर तत्कालीन बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है कामरूप, वस्ता, गौड़ या वल्लभी। तो सही उत्तर है गौड़, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कहा जाता है कि इस प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वेंगी, मदुरै, कांचीपुरम या महाबलीपुरम। तो सही उत्तर मदुरै हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र मदुरै था। मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मदुरा यानी मदुरै का एक सुसज्जित नगर के रूप में वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पल्लव राज्य की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर है पल्लव राज्य की राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, दक्षिण में शासन करने वाले पल्लव राजवंश की राजधानी कांची अथवा कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? ऑप्शन है राजा जयसिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य खष्ट या तैलप द्वितीय। तो सही उत्तर है तैलप द्वितीय, ऑप्शन डी। दोस्तों 973 से 974 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप द्वितीय था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए कि पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया था? आपको बताना है, चोल, काकतीय, पल्लव या फिर राष्ट्रकूट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी। दोस्तों राष्ट्रकूटों का मूल स्थान लट्टलूर या लाटूर महाराष्ट्र माना गया है। बाद में इनकी राजधानी मान्यखेत स्थानांतरित हो गई। इस वंश को स्वतंत्र सत्ता के रूप में दंतिदुर्ग ने स्थापित किया था। दंतिदुर्ग पहले बादामी या वातापी के चालुक्यों का सामंत था।
तो याद रखिएगा चालुक्य साम्राज्य के बाद राष्ट्रकूटों का साम्राज्य आया था। अगला प्रश्न है चालुक्यों की राजधानी क्या थी? हलेबीड, श्रीरंगपट्टनम, बादामी या मदुरै? तो सही उत्तर बादामी, ऑप्शन सी। दोस्तों चालुक्यों की राजधानी बादामी या वातापी थी, जो कि वर्तमान कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित थी। अगला प्रश्न है दोस्तों पुलिकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के द्वारा, सिंह विष्णु के द्वारा, महेंद्र वर्मन के द्वारा या राजराज के द्वारा? तो सही उत्तर है नरसिंह वर्मन के द्वारा, ऑप्शन ए। दोस्तों चालुक्य वंशीय पुलिकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा पराजित हुआ था। कूरम या कुर्रम दानपात्र में नरसिंह वर्मन प्रथम की इस सफलता का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन को या धर्मपाल को? तो सही उत्तर हर्षवर्धन हो जाएगा, ऑप्शन सी। आप याद रखिएगा कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलिकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति में उसकी इस सफलता का उल्लेख मिलता है और ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न है काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? गुजरात, राजस्थान, केरल या आंध्र प्रदेश? तो सही उत्तर है काकतीय वंशी, ये आंध्र प्रदेश के शासक थे, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा काकतीय वंश ने आंध्र प्रदेश में शासन किया और इनकी राजधानी वारंगल थी। अगला प्रश्न है अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित हैं? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या दुर्गा को? तो सही उत्तर है शिव, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित हैं। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर या तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। अगला प्रश्न है चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था? ऑप्शन है वेल्लन वगाई, ब्रह्मदेव, शालाभोग या पल्लिचंदम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर पल्लिचंदम, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि चोल अभिलेखों में दान में दी जाने वाली भूमि का उल्लेख मिलता है जो विभिन्न धर्मों और सामाजिक समूहों को दिया जाता था। जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि को पल्लिचंदम कहा गया है। अगला प्रश्न है चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? आपको बताना है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण भारत। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण, जब भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें चोल वंश महत्वपूर्ण वंश के रूप में आता है और आप जान लीजिए कि चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य क्षेत्रों में तमिल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली तमिल भाषी हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है उत्तर मेरूल शिलालेख से किसके प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है? देखिए पल्लव, चोल, चालुक्य या सातवाहन? तो सही उत्तर है चोल। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर मेरूर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेख से चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये शिलालेख 919 ईस्वी और 921 ईस्वी के मध्य के हैं। तो याद रखिएगा उत्तर मेरूर शिलालेख से चोलों के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? आपको बताना है। ऑप्शन है उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर या मदुरई? तो सही उत्तर आपका देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? उरैयूर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए प्राचीन चोल या संगम कालीन साम्राज्य की राजधानी उरैयूर थी और संगम कालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सोपारा, एलोरा, वातापी या अजंता?
तो सही उत्तर हो जाएगा एलोरा, ऑप्शन बी। दंतिदुर्ग के शुरुआती अभिलेखों के आधार पर डॉक्टर अल्टेकर ने राष्ट्रकूट राजधानी को एलोरा के आसपास के क्षेत्र में बताया है, जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। कालांतर में मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न है कि देखिए, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या लेपाक्षी मंदिर। तो सही उत्तर है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए, चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर या तंजाउर के शैव मंदिर, जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं, वे कहाँ पर हैं? तो उत्तर है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये उत्तर मेरूर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पोन्न वारियम, एरी वारियम, टोट्ट वारियम या संवत्सर वारियम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर टोट्ट वारियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति टोट्ट वारियम थी, जबकि संवत्सम वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति और पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इसमें इस आधार पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। कारण है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राजराज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने और अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों से जोड़ने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने किया। तो स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और कठिन प्रश्न भी है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से सही हैं। तो एरिपत्ति, ये भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था, ये सही है। तनियूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दिए गए ग्राम, ये गलत है। और घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय को कहा जाता था। तो 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एरिपत्ति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं-8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय थे, और चोल कालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम या ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुर्रम कहा जाता था। ऑप्शन डी सही है, कथन 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? ऑप्शन देखिए, तगर, श्रीपुर, त्रिपुरी या ताम्रलिप्ति। तो सही उत्तर तगर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों, तगर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और ये कल्याण तथा बेंगी के मध्य स्थित था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? राजा राम, नरसिंह वर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम या जय सिंह प्रथम ने? तो सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका समय काल या शासनकाल 630 से 668 ईस्वी था, पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मान वर्मा से सहायता मिली थी, अतः उसने मान वर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता के लिए सिंघल द्वीप भेजा था। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य जो है यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक था? तो आप जानते भी हैं, भारतीय काली मिर्च, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय काली मिर्च यूनानियों और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इसकी यूनान और रोम में बहुत अधिक मांग थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ऑप्शन है मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकामेडु। तो सही उत्तर अरिकामेडु, ऑप्शन डी। दोस्तों, एम्फोरा जार, देखिए अरिकामेडु जो है पूर्वी तट पर पांडिचेरी या पुडुचेरी के निकट कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसे पोडुके कहा गया है और यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, एम्फोरा जार होता है एक क्या? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, एम्फोरा जार एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। एम्फोरा जार एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका उपयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था और अरिकामेडु के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमिल क्षेत्र के लिए सित्तर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। सिद्ध या सित्तर तो सही है। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे और जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो सही उत्तर 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। लिंगायतों ने जात की अवधारणा तथा कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया था। इनका विश्वास था कि मरणोपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। गुप्त देवगढ़। चंदेल जो है, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? ये खजुराहो थी। इसके अलावा चालुक्यों का जो महत्वपूर्ण नगर था वादामी और पल्लवों का पनमलय। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही सुमेलन ऑप्शन ए हो जाएगा, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? कोरकै, पुहार, तोंडी और मुशोरी। तो सही उत्तर है तोंडी और मुसीरी, केवल 3 और 4। दोस्तों, आप जान लीजिए कैसे ये प्रश्न इसका कैसे व्याख्या आप करेंगे। तो एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुशोरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटनाएं हैं। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय,
महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो इसमें प्राचीन काल से आरंभ करके सही कालानुक्रम आपका चुनाव करना है। तो सही उत्तर है पल्लव सत्ता की स्थापना महेंद्र वर्मन के द्वारा, तो ये पहले स्थान पर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे दोस्तों गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, फिर राजा भोज या मिहिर भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, तो 1 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, ये 3 हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रतिहारों का पुनः उदय मिहिर भोज के अधीन हुआ, जिसे भोज प्रथम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 6वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य और उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है पल्लव कांचीपुरम सही है, पांड्य मदुरै सही है, चेर पुडुचेरी ये आपका सही नहीं है, चोल तंजौर सही है, होयसल द्वार समुद्र ये भी सही है। तो केवल ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। और आप देख लीजिए कि चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था, जिसके अंतर्गत त्रावणकोर, कोच्चि और मालाबार का कुछ भाग शामिल था। चेर राज्य की राजधानी वांजी अथवा वांची थी, जबकि अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें देखिए परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय और महेंद्र वर्मन प्रथम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सबसे पहले महेंद्र वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम और नंदी वर्मन द्वितीय सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर 4, 2, 1, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो सही उत्तर है मात्वा लिन। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मात्वा लिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो सही उत्तर है कुमारपाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो जैन मतानुयायी था। उसने पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपत्तनम और नेल्लूरू। तो सही उत्तर ऑप्शन बी मोटुपल्ली। दोस्तों मोटुपल्ली काकतीय राजवंश में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। ये समुद्र पत्तन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में है और इटली यात्री मार्को पोलो ने भी इस स्थान का दौरा किया था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? चोल, चेर, पांड्य या चालुक्य? तो सही उत्तर है पांड्य, ऑप्शन सी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। पांड्य वंश के शासकों ने भारत के दक्षिणी हिस्से पर शासन किया और इनकी राजधानी मदुरै थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडपम? तो सही उत्तर है गोपुरम, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत चोल, चालुक्य, पांड्य, चेर और संगमकालीन राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2
जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के भारतीय इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।